हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि क्या है, शब्द भेद। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या है। अक्षर या अक्षरों से बनी सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आम, धीरे, तब, मोहन आदि। क्या कहा? अक्षर या अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि, मतलब ये देखिए अक्षर हैं, इनसे मिलाकर एक क्या बनी, सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, वो ध्वनि या स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनियों का समूह। समूह ही तो है अक्षरों का समूह, तो उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द भेद, शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए देखते हैं आगे। देखिए शब्द जो है उसके क्या है, दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक जो है, जो सार्थक शब्द हैं वो चार आधार पर उसके भेद होते हैं। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। ठीक। अर्थ के आधार पर भी चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। ठीक है। विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी के भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक। तो इस तरह शब्द जो हैं उसके दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और सार्थक शब्द क्या है? देखिए सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले। ऐसे ही कोई भी शब्द हो, जैसे हमने कहा फटाफट, ऐसे ही कुछ भी हम आम बोलचाल में जो बोल लेते हैं उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ ना हो और ऐसे ही बोलचाल में बोलते रहते हैं। ठीक है। सार्थक क्या है? जिनका अर्थ निकले। तो सार्थक के आधार पर हमने चार आधार पर देखे। बनावट के आधार पर तीन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर चार होते हैं, अर्थ के आधार पर भी चार होते हैं, और विकार के आधार पर दो होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी भी चार होते हैं और अविकारी भी चार होते हैं। ठीक है। समझ आया सही से कि किस आधार पर? अब हम इनको विस्तार से देखते हैं एक एक करके कि कौन सा शब्द क्या होता है। चलिए सबसे पहले आते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट या फिर इसको रचना भी कह देते कभी कभी, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तीन। फर्स्ट आता है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो शब्द के योग से बनते हैं उन्हें योग से नहीं बनते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके। अब देखिए आम है, जैसे आम। अब आम को अगर मैं इसके खंड करके लिखूं, मैं लिखूं आ प्लस मैं, अलग अलग लिखा आ और मैं, तो क्या इनको अलग अलग करने पर इनका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। तो इनको मिलाकर ही इसका एक अर्थ है, और अगर इसको तोड़कर लिखे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो सके, मतलब और इनको तोड़कर नहीं लिख सकते हम, कि उनका कोई अर्थ ही नहीं होता, और ना ही ये किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र अकेले होते हैं। तो इनको कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है। आम, हाथ, कान, कलम आदि। ठीक है। सेकंड आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और
जिनके सार्थक खंड हो सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अभी ऊपर क्या पढ़ा था, जिनके सार्थक खंड ना हो सके, और यहां पर सार्थक खंड हो सके और दो शब्दों के मेल से। कैसे? जैसे विद्यार्थी कैसे बना, अगर इसको हम तोड़ के लिखें विद्या प्लस अर्थी, तो दो शब्द हैं ये, इनके योग से बना, ठीक है। और इस विद्यार्थी के हम और खंड करें, हमने दो खंडों में तोड़कर लिख लिया। तो जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके हम खंड और खंड कर सकते हैं, मतलब उसको तोड़कर लिख सकते हैं, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, इसी तरह छात्रावास, छात्रा प्लस वास, विश्वविद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय। तो दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। अब आप कहोगे मैम ये तो यौगिक में भी कहा था। तो डिफरेंस ये है कि इन पर इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई अन्य ही अर्थ देते हैं ये। जैसे चक्र पाणी, अब ये चक्र प्लस पाणी दो शब्दों के योग से बना, लेकिन चक्र पाणी का अपना यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ है कि चक्र को जो धारण किए हुए हैं, मतलब किसको, किसके लिए आया है ये? कृष्ण जी के लिए आया है, विष्णु जी के लिए आया है। ठीक है। जलज, जल में जो उत्पन्न हुआ, जल प्लस जय, जय मतलब जन्म, तो जल में जो जन्म हुआ वो किसको कहा जाता है? जैसे कमल। ठीक, इसी तरह पंकज, पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा हुआ उसको कहते हैं कमल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द। आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा था ना, तो बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। तो जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और कोई अलग ही अर्थ देते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई अन्य विशेष अर्थ देते हैं, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। तो क्या थे? बनावट या रचना के आधार पर तीन शब्द थे, जो कि क्या थे? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की इनको कहा था जो जिनके कोई सार्थक खंड ना हो सके और जो शब्दों के योग से नहीं बनते। ठीक है। रूढ़ शब्द सिंपल क्या है? जो अपने आप में ही स्वतंत्र है, उसके कोई और खंड नहीं हो सकते, ना वो किसी के योग से बना है। रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बना, और योग रूढ़ ये भी दो शब्दों के योग से बना, लेकिन ये अपना कोई विशेष अर्थ देता है, तो इसलिए हम इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के देखे थे हमने? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ज्यों का त्यों, मतलब उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या है? उसके समान या ज्यों का त्यों। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। कौन से शब्द? जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जैसे अग्नि, अब आग है, अग्नि किसका हिंदी में शब्द क्या कहते हैं? अग्नि को हम आग कहते हैं, लेकिन आपने हिंदी में अग्नि भी लिखा हुआ पढ़ा होगा, कहीं कहीं पढ़ा है ना, तो वो संस्कृत तो नहीं होती है, तो हिंदी। तो वैसे ही संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग हो गए, मतलब उसका अर्थ बदलकर प्रयोग नहीं हुए, वो ऐसे के ऐसे ही प्रयुक्त हो गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि, हस्त, हस्त यानी हाथ, पुष्प यानी फूल, आम्र यानी आम, मुख यानी मुंह इत्यादि। तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव का अर्थ है उसमें उत्पन्न, उससे उत्पन्न। क्या है? उससे उत्पन्न, जैसे ये किसी से उत्पन्न हुआ हो। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप परिवर्तित हो गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उनको तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी आदि। अब देखिए फूल क्या है? फूल कहाँ से आया? पुष्प से।
तो पुष्प कहाँ का शब्द था? संस्कृत का था। तो संस्कृत से धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, मतलब इनका हिंदी अर्थ में हम इनको कहने लगे, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब अगर आपके लिए आए फूल तो आप कहेंगे तद्भव शब्द है, और आ जाए पुष्प तो क्या कहेंगे? तत्सम शब्द है। इसी तरह अग्नि तत्सम है, आग क्या है? तद्भव है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आग का तत्सम शब्द बताओ। भाई एग्जाम में ऐसे ही तो आएगा कि इनमें या तो आएगा कि ये पहचान करने के लिए कि ये तत्सम है या तद्भव है, या फिर आएगा तद्भव दे देंगे और पूछेंगे कि इनके तत्सम बताओ। तो जैसे फूल दिया, आपसे पूछा कि इसका तत्सम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पुष्प। आग का तत्सम क्या है? अग्नि। हाथ का तत्सम क्या है? हस्त। आम का तत्सम क्या है? आम्र। घी का तत्सम क्या है? घृत। मुख का तद्भव क्या है? मुंह। ठीक है। तो इस तरह जो हिंदी में प्रयुक्त हो, मतलब जिनका अर्थ हिंदी में है, वो शब्द तद्भव शब्द है। और जो संस्कृत शब्द अर्थ तो उनका हिंदी में प्रयुक्त होता है, लेकिन वो क्या है? संस्कृत के ज्यों के त्यों, ऐसे के ऐसे ही आ गए हैं और ये रूप बदल कर आए हैं। तद्भव क्या है? रूप बदल कर आए हैं, और तत्सम ऐसे के ऐसे ही आ गए हैं। ठीक है, समझ आ गया ना दोनों का डिफरेंस? चलिए, थर्ड इसका होता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्म। क्या अर्थ है देशज का? देश में जन्मा। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपने ही देश में बोलचाल के फलस्वरूप बने हैं। देखिए क्या है, जैसे कुछ शब्द होते हैं, अब मान लो यहाँ पर ही थे तत्सम तद्भव, तो आपसे कहा गया कि जो संस्कृत से आए हैं, मतलब आपको पता है संस्कृत भाषा से आए, ये रूप बदल कर आए, इसी तरह और भाषाओं से भी आते हैं, तो वो शब्द उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं कि हाँ ये उस भाषा का है, ये उस भाषा का है, वहां से आया है। लेकिन देशज शब्द क्या है? इनकी व्युत्पत्ति का कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आए। ठीक है, ये तो जैसे आम बोलचाल में बोलते हुए आपस में हमने इनके नाम रख दिए हैं, इन शब्दों को बना लिया है, तो उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लौटा, डिब्बा, कटोरा, कलाई इत्यादि। तो ये शब्द किसी भी भाषा से नहीं आए, इनका कुछ नहीं पता ये कहाँ से जन्म हुआ है इनका। हिंदी भाषा से हुआ, संस्कृत से हुआ, अंग्रेजी भाषा से हुआ, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। ये बस आम बोलचाल भाषा में, हम आम भाषा में मतलब आपस में बोलचाल में हम इनको बोलते हैं, तो ये इसलिए ये क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे। अब इसका फोर्थ होता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं और प्रयोग किए जाते हैं, उनको विदेशी शब्द कहलाते हैं, या विदेशज। क्या है विदेशी शब्द? जो विदेशी भाषा से आए हैं, मतलब जो हिंदी भाषा के नहीं है और भाषाओं से आए हैं, तो उनको हम विदेशित शब्द कहते हैं और हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी प्रमुख है। मतलब इन भाषाओं से वो शब्द आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ विदेशी शब्द कहाँ कहाँ से कौन कौन से आए हैं। ठीक, ये देखिए, ये मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, ये अरबी भाषा से शब्द हैं, जैसे अदब, जिसका अर्थ क्या होता है? ढंग से या मर्यादा में। अदा, अदालत। अब अदालत शब्द हमारा हिंदी में प्रयुक्त होता है ना, तो ये कहाँ से आया है? अरबी भाषा से आया है। अब्दुल्ला, अरब, अल्लाह, असर, असलियत, असली, एहसास, आला, आशिक, इंतकाम, इंतकाल, इंतज़ार, इख्तियार, इंसानियत, इनाम। तो इसी तरह जो ये वाले शब्द है ना सारे, ये कहाँ से आए हैं? अरबी भाषा से आए हैं। ये लीजिए, अब एक बार इनको देख लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट भाषा क्या आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फारसी शब्द। फारसी से क्या है? जैसे अनार, अमरूद। अब देखिए, अनार शब्द है, क्या आपको पता था कि हाँ ये फारसी भाषा का है? हम तो यही सोचते थे भाई कि ये हिंदी भाषा से लिया गया है, मतलब हिंदी में प्रयुक्त होता है तो हिंदी भाषा का ही होगा, तो हिंदी में तो प्रयुक्त होता है, लेकिन ये विदेशी भाषा फारसी से लिया गया है, तो फारसी भाषा का शब्द है। तो ऐसे पूछा जाता है एग्जाम्पल देके कि बताओ ये कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अनार, अमरूद, आतिशबाजी, आजमाइश, आमदनी,
ईरान, ईसाई, आहिस्ता, ईशवी, उम्मीद, उम्मीदवार, उस्ताद, कब्रिस्तान, कबूतर, देखिए कबूतर भी हिंदी का नहीं है, कम, कमजोर, कमबख्त, कमर, किनारा, कमीना, कमी, कामकाश, सॉरी कशमकश, कारखाना, खबरदार, चाकू, देखिए चाकू बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चाकू किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है। चहलकदमी, गुलदस्ता, खुदरा, खुदकुशी, तरक्की, दीवार, दरकिनार, बराबर, ये देख लीजिए और भी, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो फिर आता है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली भी क्या है? अचार। अब देखिए अचार, अचार शब्द कहाँ से लिए गए? पुर्तगाली है ये। कनस्तर, तौलिया, अनानास, कमीज, नीलाम, ठीक है, तो ये पुर्तगाली शब्द है। अनानास, कमीज, नीलाम, आया, काजू, पतलून, ठीक, ये सब इनको देख लीजिए आप। इसी तरह ये और भाषाओं से है। तुर्की भाषा के शब्द अरमान, आका, आगा, देख लीजिए आप तुर्की के। चीनी भाषा के शब्द चाय, देखिए चाय चीन के शब्द है। जापानी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। ये और भाषा के हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। फ्रांसीसी, डच, रूसी, अफ्रीका शब्द के, सॉरी अफ्रीकी भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द ये लीजिए। मैक्सिको, तिब्बती भाषा का, इटालियन, निस भाषा, यूनानी, पश्तो, मतलब ये तो है, लेकिन जो मुख्य है ना वो शुरू वाले ही हैं। एक तो आपका ये अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, जापानी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ये इंपॉर्टेंट है। और तो सब हैं ही कि पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या देखा था हमने, क्या पढ़ रहे थे? विदेशी। तो विदेशज, ये चारों समझ आ गए। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक। अब एक शब्द होते हैं संकर शब्द। ये किसी भी इन आधार पर किसी का भाग नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है इनको। संकर शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। कौन से होते हैं संकर? जो दो भाषाओं के मेल से, जैसे छाया प्लस दार बराबर बन गया छायादार। तो छाया संस्कृत का था, दार फारसी का था, दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया हिंदी में, तो वो होते हैं संकर शब्द। इसी तरह रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो बन गया रेलगाड़ी। पुलिस अंग्रेजी का शब्द है, चौकी हिंदी का है, तो बन गया पुलिस चौकी। लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है, तो बन गया लाठी चार्ज। तो कुछ शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं लेकिन वो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्दों में सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के शब्द आते हैं। उदाहरण गंगा, मार्च, राधा, पटना, जर्मन, मतलब इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, अपना ही एक अर्थ है, तो ये एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी, वे शब्द जिनके एक से अधिक या अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ का के कितने अर्थ है? देखिए धन, मतलब, कारण, लिए। वर्ण, जाति, रंग, अक्षर। मित्र, दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। इस तरह जलज, कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा। तो जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे आता है समानार्थी शब्द। थर्ड आता है समानार्थी। कौन से? वे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। तो जिनके अनेक अर्थ हो, जैसे आग है तो आग को हम अग्नि, पावक, अनल, दहन ये भी कह सकते हैं। आपने पीछे देखा अनेकार्थी, वो क्या था? जैसे एक शब्द यहाँ पर हमने लिखा तो उसके अलग अलग अर्थ थे, मतलब बहुत सारी वस्तु या व्यक्ति जिन जो मतलब अलग अलग चीजें हैं उनको हम एक नाम से कह सकते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग हैं। अगर उनको देखें तो वो सब एक नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ आग को ही अलग अलग नामों से कहा जा रहा है।
तो इसलिए ये पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची और अनेकार्थी अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक ही नहीं होते। तो आग, अग्नि, पावक, अनल, दहन, अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, आंख, नेत्र, लोचन, नयन, द्रग, आकाश, गगन, अंबर, नभ, आसमान। ठीक है। नेक्स्ट आता है विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। वे शब्द जो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं विपरीतार्थी शब्द होते हैं, जैसे पाप, पुण्य, प्रकाश, अंधकार, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय। ठीक है। नेक्स्ट आता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्दों के भेद दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तुम, वह, बालक आदि। अब देखिए ये ना अपने आप में ही एक एक चैप्टर है, हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को कि हाँ भाई इनको विकारी शब्द कैसे कहते हैं, मतलब उदाहरण सहित बार बार प्रयोग करके। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा क्या है, इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। विशेषण जो इन दोनों की विशेषता बताते हैं। क्रिया जो किसी कार्य के होने या ना होने का पता बताता है, तो उसको कहते हैं ये शब्द अलग। तो ये क्या है, विकारी शब्द जिनके लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां इत्यादि। मतलब अगर ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं तो इनसे और पूरे वाक्य पर, उसके लिंग, वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो ये थे विकार के आधार पर 2 विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये जो पार्ट्स है ना, ये भाग आपने देखे भेद, ये अपने आप में ही एक एक टॉपिक है, तो इनको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में अलग अलग अपने पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, हमारे शब्द भेद। एक बार मैं शुरू से रिवाइज करा देती हूँ। क्या थे शब्द, सार्थक और निरर्थक 2 भेद होते हैं शब्द के। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या थे कि जिनके सार्थक खंड ना हो सके, मतलब इसको और नहीं तोड़ सकते हम, जैसे कि आम। ठीक है। यौगिक शब्द क्या थे, जो 2 शब्दों के योग से बने थे, है ना, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय 2 शब्दों के योग से बना। योग रूढ़ क्या थे, बने तो ये भी 2 शब्दों के मेल से थे, लेकिन इनका कोई अन्य अर्थ था, जैसे चक्रपाणी, लंबोदर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदिशज। तत्सम क्या थे, जो संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वो तत्सम शब्द थे, जैसे अग्नि। तद्भव शब्द जो संस्कृत के वो शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, जैसे अग्नि का क्या बदलकर आया, आग, तो अग्नि तत्सम, आग तद्भव। देशज शब्द क्या है, जिनकी उत्पत्ति का कुछ नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, देश में आपस में बोलचाल से उत्पन्न शब्द जो है वो देशज शब्द होते हैं, जैसे लोटा। विदेशज शब्द, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, अन्य भाषाओं से आए हैं, उनको विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्या थे, 4 प्रकार के। एकार्थी जिनका एक ही अर्थ हो और कोई अर्थ ना हो। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो। पर्यायवाची शब्द, या इनको हम समानार्थी भी कहते हैं कि एक शब्द को हम अनेक तरीके से कह सकते हैं और समान अर्थ हो उन शब्दों के, वो पर्यायवाची होते हैं। विपरीतार्थक जिनके विपरीत अर्थ निकले, वो विपरीत शब्द होते हैं। इसी तरह विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनके लिंग, वचन और कारक के कारण उनमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो अविकारी होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हाँ क्या संज्ञा होती है, क्या क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। तो आज आपको शब्द समझ में आए, क्लियर हुए, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट।
अब आपको किसी भी शब्द में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट या कोई भी शब्द ऐसा है जो समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और हाँ, आप चैनल को लाइक शेयर तो करना भूल ही जाते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।